I am Dr. Sabir Hussain. I am medical oncologist and hematologist. I had my MBBS from DMC in 1993, and after that I have my training in US, internal medicine residency and fellowship in US, which I finished in 2000, and after that I went to Canada, practiced for 7 years, and for last 11 years I am practicing in UAE, main cancer center of UAE, which is Tawam Hospital. And now I have started this center for last 1 year. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि खून की जो कॉमन बीमारियां हैं वो कौन सी हैं. कॉमन ब्लड डिसऑर्डर वी विल डिस्कस. तो हम अगर खून की बीमारियों को डिवाइड करना चाहें तो दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो वो बीमारियां हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं, यानी कि आप उस बीमारी के साथ पैदा होते हैं, और दूसरी वो होती हैं जो कि एक्वायर्ड होती हैं, जो कि आपको लेटर स्टेज में डेवलप होती हैं. कॉमन जो इनहेरिटेड बीमारियां हैं उसमें है सिकल सेल डिज़ीज़. जो पाकिस्तान में जो कॉमन डिज़ीज़ है वो थैलेसीमिया है और हीमोफीलिया है. थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो हैं वो कॉमन है पाकिस्तान में, और इनकी ट्रीटमेंट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और इसमें काफ़ी स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत पड़ती है. थैलेसीमिया के पेशेंट को अर्ली एज में अगर डायग्नोज हो जाए और ट्रांसप्लांट हो जाए तो उससे उनको फ़ायदा होता है और वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं. सेम विद हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाएं और उनको फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जो भी डिफिशेंसी है वो प्रॉपर तरीके से मिले तो लेटर लाइफ में वो कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं. एक्वायर्ड डिसऑर्डर में जो कॉमन डिसऑर्डर हैं वो अनीमिया है, और मोस्ट कॉमन अनीमिया जो होता है वो आयरन डिफिशेंसी अनीमिया है. मोस्टली वो यंग फीमेल्स में होता है. उसके अलावा जो दूसरे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर हैं उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जिसमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं, टेंडेंसी होती है ब्लीड की. उसकी ट्रीटमेंट भी आसानी से हो जाती है अगर प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास या प्रॉपर सेंटर में जाया जाए. आयरन डिफिशेंसी की ट्रीटमेंट बहुत इजी है. यूजुअली ओरल आयरन रिप्लेसमेंट होती है. कुछ लोगों को ओरल आयरन टॉलरेट नहीं कर सकते, उनके लिए हम आईवी आयरन भी देते हैं. उसके अलावा जो है दूसरे भी ब्लड डिसऑर्डर हैं जो कि मैलिग्नेंट होते हैं, जो कि बेसिकली कैंसर होते हैं ब्लड के, जैसे लिम्फोमा हो गया, लुकीमिया हो गया. उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर सही वक्त पे डायग्नोज हो जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएं तो मोस्ट केसेस में उनको क्योर किया जा सकता है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर डायग्नोसिस हो, प्रॉपर सेंटर में जाया जाए, प्रॉपर स्पेशलिस्ट से देखा जाए, और उसको स्टेजिंग के बाद जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है उससे ट्रीट किया जाए. एक मिथ है कि हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, बायोप्सी से जो है बीमारी फैल जाती है. ऐसा नहीं है. बायोप्सी कराना ज़रूरी होती है. किसी भी डायग्नोसिस से पहले बायोप्सी कराई जाती है ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, प्रॉपर उसकी सब टाइप पता चल जाए और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जा सके. डिपेंड कि कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है. मिसाल के तौर पे अनीमिया में आप वीकनेस फील करते हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आपका सांस फूलता है. जबकि अगर आपका प्लेटलेट कम है तो आपको रेड कलर के स्पॉट आपकी स्किन पे आ जाते हैं, या आपकी नोज़ ब्लीड होती है, आपकी गम ब्लीड होती है. इसी तरह अगर आपको मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है तो आपको गुदूद महसूस होते हैं, आपको जो है अपने गर्दन में या बगल के अंदर बड़े बड़े गुदूद महसूस होते हैं. आपको बुखार आता है, वज़न कम हो जाता है, रात को आपको पसीने आते हैं. ये सारी अलामात हैं अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई मैलिग्नेंसी है या कैंसर है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इसकी कॉजेज़ का नहीं पता होता है. जैसे अभी पहले डिस्कस किया है, कुछ तो इनहेरिटेड होते हैं कि आपका कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं बनते, या नॉर्मल आपके कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं बनते. जो आपके ब्लड की मैलिग्नेंसीज या जिसको हम खून का सरतान कहते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि वो किस वजह से हो रहे हैं.
उसमें कब सम टाइम वायरस का एक्सपोजर होता है, सम टाइम सम रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको उसकी जो कॉज होती है वो पता नहीं होती। डिपेंड के कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है, ट्रीटमेंट डिफ़र करती है। मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अगर लेट हो गया है तो उसका बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उसके अलावा उसकी सपोर्टिव केयर होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड हो जाता है तो वो आयरन ओवरलोड की ट्रीटमेंट होती है। हीमोफीलिया में हम फैक्टर ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अभी हीमोफीलिया में बहुत सारी नई ट्रीटमेंट आ रही हैं। एक एंटीबॉडीज़ आई है जो कि आप आईवी के बजाय सबक्यू इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा जो है जीन थेरापी भी आ रही है हीमोफीलिया में। इसी तरह सिकल सेल और थैलेसीमिया में भी नई ट्रीटमेंट आ रही हैं। डिपेंड कि कौन सी डायग्नोसिस है। ब्लड रिलेटेड मैलिग्नेंसीज मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्योरेबल होती हैं, ट्रीटेबल होती हैं, क्योरेबल होती हैं। कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्योरेबल तो नहीं होते लेकिन ट्रीटेबल होते हैं। प्रोलॉन्ग उनको ड्यूरेशन के साथ मैनेज किया जाता है, जिस तरह के शुगर और हाई ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर ब्लड कैंसर सही वक्त पे डायग्नोस हो जाए तो चांसेस होते हैं कि उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सके। ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि कैंसर रिलेटेड स्टडीज़, कैंसर से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं, जो भी ट्रीटमेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सर्जरी होती है, वो सब ऑन्कोलॉजी स्टडीज़ में आती हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मेनली कैंसर रिलेटेड कैंसर और उससे रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ब्लड के कैंसर को भी ट्रीट करते हैं, जबकि हेमाटोलॉजिस्ट मेनली ब्लड के कैंसर को ट्रीट करते हैं और जो बेनाइन ब्लड डिसऑर्डर होते हैं जैसे अनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, उसको ट्रीट करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट जो है सेवरल काइंड है, डिपेंड के किस स्टेज में है। सर्जरी इज़ पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। सम कैंसर में मेन ट्रीटमेंट सर्जरी होती है, सम कैंसर में मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरापी होती है। रेडिएशन भी पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है। अब नई थेरापीज़ आ रही हैं एडवांस स्टेज कैंसर में, जैसे इम्यूनोथेरापी है, टारगेटेड थेरापीज़ हैं। ये सब इवॉल्व हो रही हैं और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर ऑन द राइट प्लेस विद द राइट डॉक्टर, देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। जो बहुत रीसेंट दवाइयाँ होती हैं, रीसेंट डेवलपमेंट होती है, वो अवेलेबल नहीं होती बट ग्रेजुअली आ जाती है। पाकिस्तान में सर्जरी अवेलेबल है, देयर आर गुड सर्जन। रेडिएशन थेरापी अवेलेबल है, उसके अलावा कीमोथेरापी अवेलेबल है, टारगेटेड थेरापी अवेलेबल है, इम्यूनोथेरापी अवेलेबल है, एंड आल्सो ऑल काइंड ऑफ सपोर्टिव केयर जो है वो अवेलेबल है। पेशेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको अगर कोई सिम्टम्स होती है, आपको कोई गिल्टी महसूस होती है, या आपको कभी कोई बाउल मोमेंट में या वॉशरूम में ब्लड आता है, या और कोई ऐसे सिम्टम्स है, आपका वज़न कम होता है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करता है, सीटी स्कैन सजेस्ट करता है, बायोप्सी सजेस्ट करता है, तो आप उसको अर्ली स्टेज में बायोप्सी कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में कोई कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है, उसका क्योर पॉसिबल होता है। जितना लेट स्टेज होता है उतना ही ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है और क्योर जो है वो क्योर के चांसेस कम होते जाते हैं। दूसरे ये है कि जो ख़वातीन हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, उनको चाहिए कि वो रेगुलर मैमोग्राम कराएं, रेगुलर अपना एग्ज़ामिनेशन कराएं किसी अच्छे डॉक्टर से, ताकि अगर कोई उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अर्ली डायग्नोस हो जाए, क्योंकि वो ट्रीटेबल होता है। इसी तरह और दूसरे कैंसर है जिनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। पेशेंट्स को और फैमिलीज़ को चाहिए कि अगर वो एज ग्रुप में है जिसमें स्क्रीनिंग अवेलेबल है, वो स्क्रीनिंग से फ़ायदा उठाएं। मिसाल के तौर पे अभी जो है लंग कैंसर में नई स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस आई हैं स्मोकर्स के लिए, तो चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से बात करें और अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो फिर उसकी स्क्रीनिंग कराएं। इसी तरह अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनको चाहिए कि वो फॉलोअप करें अपने डॉक्टर के साथ और लीवर कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होता है तो क्योर होने के चांसेस होते हैं।